प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 12वीं के एनसीईआरटी फिजिक्स में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। और इस तरह का जो प्रश्न है हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। तो इस साल भी इस प्रश्न के पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे यह जो प्रश्न है आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह का प्रश्न है और कैसे जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद से इसे जो है हम इसका डेरिवेशन करेंगे अच्छे से। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है। ये पहला प्रश्न है। और इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी वही प्रश्न है, लेकिन ये देखिए दूसरे तरह से पूछा है। और एक और यहाँ पर तरीका है पूछने का। देखिए, ई तीव्रता वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने जो है ये कई प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न जो है 3 तरह से पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में यह जो प्रश्न है काफ़ी पूछने की संभावना है इस प्रश्न की, इसलिए वीडियो में लास्ट तक देखिए, जिससे यह जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखा है, इस हेडिंग को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको मालूम हो कि परीक्षाओं में इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, इस प्रश्न को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कापुल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैंने इंग्लिश भी लिखा है, जिससे जो है आपका जो नोट्स है काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक समान एक वैद्युत क्षेत्र बनाना है और उस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा, लेकिन उससे थीटा कोण के झुकाव पर रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक फिगर बनाया है और इस फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद से जो है इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी रेखाएं जो है ना एक दूसरे के समांतर हैं ना। ये जो है सभी बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। इस तरह से हम तीर भी बना देते हैं। इनको कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं हम तीर के माध्यम से इसको बना सकते हैं। और ये सब एक दूसरे के समांतर, तो समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है हमने एक द्विध्रुव को रखा है, जिसका नाम है AB। AB एक द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो इसे कहाँ रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। और ये कुछ न कुछ इसको झुका कर रखा गया, इस तरह से इसको जो है झुका कर रखा गया है। और वह जो झुकाव है वह है थीटा कोण पर। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर है ना वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो जैसे ही इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस सिरे पर और इस सिरे पर, ये 2 सिरे हैं इसके, तो इस सिरे पर एक बल काम करेगा और इस सिरे पर भी एक बल काम करेगा। तो यह जो बल है इस द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयास करेगा और इस पर जो बल है वह इसके विपरीत काम करेगा। लेकिन दोनों बल जो होते हैं ना वो परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु यहाँ दिशा में विपरीत हैं। और ये दोनों बल एक साथ काम करते हैं, इसलिए ये जो है एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और जब बल युग्म का निर्माण होता है तो वह बल युग्म जो होता है ना इस द्विध्रुव को क्षेत्र के जैसे ऐसे है, जब ऐसे है तो जैसे ही इस पर बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा तो यह जो है ना ये जो है ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे रखा और जैसे ही ऐसे रखते हैं तो इस पर एक बल युग्म काम करने लगता है, जो इस द्विध्रुव को इस तरह से घुमाकर कर देता है। ठीक है,
तो आइए जो है इस चित्र को ही हम अपनी भाषा के रूप में सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से इसका जो है फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे कि माना ए बी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, इतनी भाषा जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इसको भाषा के रूप में लिख लिया, है ना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, तो यह जो चीज़ है ना, चित्र के ही माध्यम से ये भाषा लिखी गई है। इसलिए आप एग्जाम में सबसे पहले चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर जो है अपनी भाषा को उस चित्र के माध्यम से जो है लिख लेना है। ठीक है, इसको याद भी नहीं करना है, बल्कि इस चित्र को ही हमको चित्र के आधार पर जो है यहाँ भाषा लिखा जाएगा। देखिए कैसे, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण के झुकाव पर रखा गया है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, अब जब हम इसे थीटा कोण पर रख देते हैं तो ए पर तथा बी पर, है ना, ए तथा बी पर ये दो बल काम करते हैं। ठीक है, तो इस पर जो बल काम करेगा वह इस ध्रुव को क्षेत्र के दिशा में घुमाएगा, और इस पर जो बल काम करेगा, है ना, वो क्या करेगा कि इस ध्रुव को इस दिशा में इसके विपरीत घुमाएगा। ठीक है, तो ए पर और बी पर दोनों ध्रुवों पर ये दोनों बल जो होते हैं ना एक समान होते हैं, परंतु दिशा में विपरीत होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण जो है यह द्विध्रुव जो है अपने आप जो है इस तरह से घूमकर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक लाइन उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। दोनों ध्रुवों ए तथा बी पर दो बराबर तथा दोनों ध्रुव ए तथा बी पर दो बराबर तथा विपरीत और समांतर बल कार्य करते हैं, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, दोनों ध्रुव ए तथा बी पर दो बराबर तथा विपरीत और समांतर बल कार्य करते हैं, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लिया जाए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। दोनों ध्रुवों पर, इस पर भी और इस पर भी, है ना, दोनों ध्रुवों ए तथा बी पर दो बराबर तथा विपरीत और समांतर बल कार्य करते हैं, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस बल युग्म का जो मान होता है वह कितना होता है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। बल युग्म का आघूर्ण, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, दोनों बलों का, है ना, दो बल यहाँ, एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेना है। ठीक है ना, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण लेना है। तो यहाँ लिख देंगे एक बल का परिमाण गुणे, अब दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अभी हम लोग समझेंगे ये क्या है। दोनों बलों के, है ना, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है ना, ये यहाँ पर समझ लेते हैं। ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है ना, बीच की जो दूरी है वह क्या होगी, लंबवत होनी चाहिए, लंबवत। ठीक है,
एक बल का परिमाण लेना है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी लेना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें हमने एक द्विध्रुव रखा है जो क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ से हमने एक लंब खींचा और यहाँ से भी हमने एक लंब खींचा, दोनों को मिला दिया। इस पर जो बल काम कर रहा है इस दिशा में और इस पर जो बल काम कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो इस बल को अगर हम आगे इस तरह से बढ़ाएं और इस तरह से इसको पीछे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो बल होंगे एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। ये इसके समांतर हो गया और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वह यह है, ये है लंबवत दूरी। हर जगह जो है ये लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों बलों के क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है। ठीक है, और ये क्रिया रेखा के बीच की ये जो लंबवत दूरी है इसी को कहा गया है, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं है ना, क्रिया रेखाओं के बीच की ये जो लंबवत दूरी है यही आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं एक बल का परिमाण लेना है, मतलब किसी एक बल का मान यहाँ लिख देना है। तो यह हमने लिख दिया। अब दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वह है AC, ये है आपका AC है, क्योंकि इसको पीछे बढ़ाएंगे फिर इसको इधर बढ़ाएंगे तो दोनों रेखाओं के बीच की यही लंबवत दूरी होगा जिसको AC से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ लिख दिया AC। ठीक है, F का जो मान होता है ना वह QE के बराबर होता है इंटू AC। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है ना, और ये क्या आया है, F बराबर होता है QE ना, किसी एक बल का परिमाण लेना है। तो जब परिमाण लिया जाता है तो उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बिना चिन्ह का यहाँ पर मान लिखा जाएगा। अब यहाँ पर AC आया है तो AC जो है इस चित्र के माध्यम से जो है AC का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज में यह लंब, यह आधार है और ये कर्ण है। कर्ण, लंब और आधार। तो चूंकि हमें आधार से कोई मतलब नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लंब और कर्ण लेंगे। तो लंब और कर्ण किससे लिया जाता है, साइन थीटा है ना। लंब और कर्ण जो होता है वह साइन थीटा का मान होता है, अर्थात लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम क्या लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि कर्ण का भी मान मालूम है और हमें लंब निकालना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है AC और कर्ण है AB, तो यहाँ लिख देंगे AC बटे AB। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है क्या बताइए, AC है और कर्ण क्या है, AB है। तो AB की लंबाई कितनी है, 2L है। AB की लंबाई कितनी है, 2L है। तो यहाँ लिख देते हैं AC बटे 2L और यहाँ हो गया साइन थीटा। ठीक है ना, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, चूँकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और AC से 1 में गुणा करेंगे तो AC होगा और 2L का किस में गुणा होगा, साइन थीटा में। तो यहाँ हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो AC बराबर हो गया 2L साइन थीटा और यही जो मान है AC का उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, AC का जो मान है समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं। तो यहीं लिख देते हैं टाउ बराबर QE और यहाँ देखिए AC है और AC का मान हमने निकाल लिया 2L साइन थीटा। तो यहाँ रख देते हैं 2L साइन थीटा। इसको अब लिख सकते हैं 2L और Q को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2QL E साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2QL, ये 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 2QL जो होता है वह P के बराबर हो जाता है ना। तो PE साइन थीटा ये हो गया टाउ का मान, चूँकि यहाँ लिख देंगे P बराबर 2QL। ठीक है, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एक फार्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ से एक फार्मूला प्राप्त हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा और इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में
तो टाउ पर बार, टाउ पर वेक्टर, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो टाउ पर वेक्टर होगा और पी पर भी वेक्टर होगा और ई पर भी वेक्टर होगा। इस तरह से यह जो है इसका सदिश रूप है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ साइन में वैल्यू आता है, और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ कास में वैल्यू आता है। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ए क्रॉस बी करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी करेंगे तो ये हो जाता है ए बी कास थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूँकि साइन थीटा में मान है ना, और पी और ई है, तो इसलिए पी और ई का क्रॉस लिख देंगे। तो ये जो है ना, यही आपका बल है जो वैद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस द्विध्रुव पर जो बल काम करता है, बलयुग्म का आघूर्ण जो काम करता है, उसका मान होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। और अगर इसको सदिश रूप में लिखा जाए तो टाउ बराबर पी और क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले स्थिति ये है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश कर लिया जाए, है ना, यदि द्विध्रुव को अगर हम क्षेत्र से लंबवत रख दें तो क्या होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, है ना, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब इस तरह से फिगर हो, है ना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये द्विध्रुव है, मतलब लंबवत रखना है, 90 डिग्री पर रखना है। तो इस स्थिति में होगा क्या कि इस पर सबसे अधिकतम बल कार्य करेगा, अर्थात टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन 90 डिग्री। जो फार्मूला था उसी में थीटा की जगह पर 90 रख देना है और इस पर अधिकतम बल कार्य करेगा, ठीक है ना। देखिए, ये अगर ऐसे है और इस पर द्विध्रुव, इस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा, तो इसको घुमाकर जो है इस दिशा से इस दिशा में लाएगा तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और वही जो है ज़्यादा बल होगा और उसी को हम मैक्सिमम फोर्स कहेंगे। तो लिख सकते हैं टाउ मैक्स बराबर पी ई, और फिर इसको लिख सकते हैं पी बराबर टाउ मैक्स बटे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला प्राप्त हुआ आपका P बराबर टाउ मैक्स बटे ई। यदि आपका E बराबर हो जाए 1 न्यूटन प्रति कूलम तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स, है ना। यदि E बराबर इस तरह से हो जाए, ठीक है, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम तो P बराबर टाउ मैक्स हो जाएगा, अर्थात है ना, इस स्थिति में जो अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा वह किसके बराबर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक परिभाषा बन जाएगा, इस तरह से जो है यहाँ से आपका एक परिभाषा बनेगा। यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम हो तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण है और ये है बल युग्म का आघूर्ण जो अधिकतम है, ठीक है। तो परिभाषा कैसे बनेगा, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ये एकांक वैद्युत क्षेत्र है, मतलब E का मान जब 1 होगा तो उसे एकांक कहेंगे। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखें, जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो इसे लंबवत कहा जाएगा, ठीक है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, ये द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वह किसके बराबर होता है, द्विध्रुव के बल आघूर्ण के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ये है अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है ना, ये क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण, और किसके बराबर होगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा जब हम एकांक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछ देता है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्थिति ये है, यदि थीटा बराबर हम कर दें 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री हम कर दें, अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश हो, है ना, अर्थ यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश हो तो उस समय क्या करेंगे, टाउ बराबर होगा पी ई साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो टाउ बराबर पी ई गुणे 0, तो टाउ बराबर 0,
ठीक है। अर्थात जब जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें जो द्विध्रुव है अगर क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, है ना, द्विध्रुव को अगर क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा और इस स्थिति को हम कहेंगे अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं यह स्थिति स्थायी संतुलन की, यह स्थिति है ना अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है ना, यह स्थिति अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है कि जब द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश रख दिया जाए। अब जब द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घुमा दिया जाएगा तब क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे यदि थीटा बराबर 180 अंश तो टाउ बराबर PE साइन 180 अंश, टाउ बराबर PE गुणे 0, क्योंकि साइन 180 अंश का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो टाउ बराबर यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है ना, तो यह जो स्थिति होती है वह अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो यहाँ लिख देंगे यह अस्थायी संतुलन की स्थिति ठीक है ना, यह अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। मतलब इसमें क्या करना है कि ये एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें क्या करना है कि जो द्विध्रुव ऐसे था, है ना, ऐसे था द्विध्रुव, अब इसको घुमाकर जो है इस तरह से कर देना, मतलब 180 घुमा देना है। ठीक है ना, पहले ऐसे था और 180 घुमाया जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यह जो स्थिति होती है वह अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज़ बना रहा हूँ और एक एक करके जो है हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की 100% संभावना है। तो आइए इसका एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप कॉपी में लिखकर जो है अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और इसको अपने मन से भी इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे।